जी बेटा, आज हमने पढ़ना है फेज़ ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के फेज़ आज हमने डिस्कस करने हैं। माइटोसिस के कितने मेजर फेजेज हैं जी? कौन कौन से? जी, कैरियो काइनाइसिस और साइटोकाइनाइसिस। ठीक है जी। कैरियोकाइनाइसिस में हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस की डिवीजन। हाँ जी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की डिवीजन करते हैं। और साइटोकाइनाइसिस के अंदर क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन करते हैं। देखें, ये हमारे पास है एक सेल है जी, ठीक है। उसके अंदर ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है सेल का, ठीक है। ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? उसका साइटोप्लाज्म है। तो हमें सेल की जो है वो डिवीजन करवाने के लिए इन दो चीज़ों की ही ज़रूरत है। किस किस की? न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की, ठीक है। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है ना, फेज़ है माइटोसिस का, ठीक है। इसके आगे भी मतलब फेजेज हैं। कितने फेजेज हैं इसके मजीद आगे? 4 फेजेज हैं जी। सबसे पहला फेज का नाम क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये बेटा इसके कैरियोकाइनेसिस के आगे फेजेज हैं। इनमें से आज हमने जो डिस्कस करना है वो है जी, सबसे पहला मरहला, उसका नाम क्या है? प्रोफेज है। उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो इसको प्रोफेज, ठीक है जी। तो पहले इस लफ्ज़ का मतलब देखें कि क्या है। प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर। क्या है? बिफोर, पहले। क्या मतलब है इसका? पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है जी? पहले। फेज, पहला फेज है जी, ठीक है। पता चल जाएगा ना आपको, अगर कैरियोकाइनेसिस का कभी भूल जाए कि मतलब उसके जो फेजेज हैं वो कौन कौन से हैं। पहले प्रो फेज आता है कि मेटा आता है, कौन सा आता है? तो आपने प्रो से याद रखना है कि पहला फेज पहला फेज है ये किसका? कैरियोकाइनेसिस का। मतलब जो हम तकसीम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का, पहला फेज है जी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि देखें, ये हमने सेल बनाया था। सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा था कि क्रोमाटन्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमाटन मटेरियल होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो साथ में आपने देखा था एक छोटा सा स्पोर्ट था, उसको क्या कहते थे? न्यूक्लियोलस कहते थे। क्या कहते थे? ये आपने कहाँ बातें पढ़ी थी भला? हाँ जी, न्यूक्लियोलस। ये आपने बातें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी, जब आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे, सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ आपने पढ़ा था कि ये एक जो स्पॉट होता है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसका नाम क्या है? क्रोमाटन मटेरियल है। आपने ये बात भी पढ़ी थी कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उस टाइम हमें क्रोमोसोम नज़र आते हैं। तो जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम क्रोमोसोम नज़र आते हैं, ठीक है। तो जब सेल की डिवीजन नहीं हो रही होती तो किस फॉर्म में होते हैं? क्रोमाटन की शक्ल में होते हैं। किस शक्ल में होते हैं? क्रोमाटन की शक्ल में। जैसे ये हैं, मतलब कैसे हैं? लूजली बाउंडेड हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इनका। कैसा स्ट्रक्चर है इनका? जी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। धागानुमा साख्तें होती हैं जी। ये ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो जब सेल की डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है तो ये फिर किस शक्ल में आ जाते हैं? तो ये फिर ये हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में नज़र नहीं आते, बल्कि कंडेंस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब ही होता है कि ये सिकुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ कर लें कि एक धागा हो, आप उसे सुकेड़ना शुरू कर दें तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा? बारीक होना शुरू हो जाएगा कि मोटा होना शुरू हो जाएगा? मोटा होना शुरू हो जाएगा। बारीक धागे को आप सुकेड़ना शुरू कर दें तो क्या होना शुरू हो जाएगा? वो मोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखें, ये क्रोमोसोम है।
आपको पहले क्रोमाटिन मटेरियल था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, धागानुमा साख्तें थी, फिर वो क्या हो गया, कंडेंस होके एक क्रोमोसोम बन गया। क्या बन गया है? क्रोमोसोम बन गया है। तो सेल डिवीजन के दौरान हमें ये नज़र आते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई है। तो हम यहाँ एक पॉइंट लिखते हैं प्रोफेज का। सबसे पहले क्या पॉइंट लिखेंगे? पॉइंट लिखेंगे जी, क्रोमाटिन मटेरियल आर, क्रोमाटिन मटेरियल आर कंडेंस, कंडेंस हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। ठीक है जी, कंडेंस होके किस शक्ल में आ जाते हैं जी, कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम बन जाते हैं। कि ये वाला जो क्रोमाटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये कंडेंस होके सुकड़ कर क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो अब यहाँ से एक टर्म और भी है जी, ये जो टर्म है पहले मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। क्रोमोसोम कितने लफ्ज़ों का मजमूआ है? 2 लफ्ज़ों का। क्रोम और दूसरा क्या है जी, क्रोम और दूसरा क्या है? सोम। तो क्रोम का मतलब क्या बताया था? कलर। और सोम का मतलब क्या बताया था? भूल गए ना आप लोग? क्रोम का मतलब बताया था कलर, और दूसरे का मतलब क्या बताया था? बॉडी। क्या बताया था? कलर बॉडी है ये। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर वैसे आपको क्रोमोसोम तो नज़र नहीं आते ना, आप इनको पहले क्या करते हैं जी, फिर आपको ये नज़र आते हैं कलर बॉडी। क्रोमोसोम का नाम ही इसलिए रखा है कि ये कलर बॉडी है ना। ठीक है जी, उसके बाद अगला पॉइंट हम इसका जो देखते हैं वो ये है कि ये वाले जो क्रोमोसोम हैं, ठीक है, ये कैसे मतलब है, ये अपनी मर्जी से तो अरेंजमेंट नहीं इनकी हुई होती, बल्कि ये स्पेसिफिक हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है इनकी। ठीक है, बड़ी एक तरतीब के साथ ये जुड़े होते हैं। ये वाले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, बाद में क्या बनते हैं? सुकड़ कर कंडेंस होते हैं ना। तो कंडेंस ऐसे नहीं हो जाते अपनी मर्जी से, जैसे दिल किया कंडेंस हो गए, नहीं नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, जिसे हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से ये कंडेंस हुए होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो है ये मुख्तलिफ शक्लों में मतलब जो है वो पाए जाते हैं। मतलब शेप के भी होते हैं, पढ़ेंगे आप 12वीं क्लास में जाके। जे शेप भी होती है, वी शेप के भी होते हैं। ठीक है जी, तो इनकी स्पेसिफिक जैसी अरेंजमेंट हुई होगी वैसे इनका मतलब जो है ना इनका नाम होगा। इनको हम बड़ी क्लासों में जाके नाम देते हैं, आई शेप, जे शेप के, वी शेप के। ठीक है जी, तो वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट है वो कंडेंस होने की वो उस हिसाब से हुई होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखें ज़रा, आपने एक और बात पढ़ी थी, दूसरा पॉइंट हम ये लिखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जब इंटरफेस पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? किसका मरहला था वो? इंटरफेस जो था सेल साइकिल का। ठीक है जी, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी, इंटरफेस के जो मराहल थे उनमें एक फेज आया था एस जी, एस फेज था, जिसको हम क्या कहते थे? एस सिंथेसिस कहते थे। वहाँ पर भी हमने क्या किया था? क्रोमोसोम को क्या करवाई थी? डुप्लीकेशन करवाई थी ना। तो वो वाली जो डुप्लीकेशन वो तो हम पहले करवा चुके हैं, तो यहाँ पर फिर हम उसको क्या कर रहे हैं जी? क्रोमोसोम हमारा बना। ये देखिए ना, ये एक क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। इसके साथ है जो एस फेज के अंदर हमने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट किया था, कापी तैयार हुई थी ना, वो इसके साथ ये वाली लगी हुई है, ये वाली जो लगी हुई है ना इसके साथ। तो ये इसका क्या है? सिस्टर क्रोमाटन हम इसे कहेंगे। क्या कहेंगे जी? क्रोमाटन। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हैं? सिस्टर क्रोमाटन है क्या? ये एक पूरा क्रोमोसोम है, उसके क्या है? कितने उसके सिस्टर क्रोमाटन है? 2 सिस्टर क्रोमाटन है। ठीक है जी, एक क्रोमोसोम के कितने सिस्टर क्रोमाटन है? 2। अच्छा, ये हम इनको सिस्टर मतलब मदर सेल, सिस्टर क्रोमाटन, इस तरह के नाम क्यों देते हैं? मतलब डॉटर सेल हो गया, हम इसलिए इनको सारे के सारे मतलब फीमेल वाले नाम देते हैं। सिस्टर क्रोमाटन हो गया जी, ये हमारा डॉटर सेल हो गए, ये मदर सेल हो गए। मदर सेल को हम फादर सेल क्यों नहीं कहते? ठीक है ना। इसी तरह ये ब्रदर क्रोमाटन भी इनको कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहते, सिस्टर क्रोमाटन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये जो मतलब हमारी आगे नस्ल है वो फीमेल मतलब जो है ना वो फीमेल की वजह से बढ़ती है, इस वजह से हम क्या कहते हैं इनको, इनके नाम हमने उस वजह से फीमेल वाले रखे हुए हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई है कि हम इसको सिस्टर क्रोमाटन क्यों कहते हैं। ये एक दूसरे के क्रोमोसोम है, उसके कितने क्रोमाटन है? सिस्टर क्रोमाटन उसके कितने हैं? 2 सिस्टर क्रोमाटन है। और
जो है ये क्या उसे कहते हैं, ये वाला जो है सिस्टर क्रोमाटिन, ये कहाँ से आया है, ये वाला जो हमने क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन की थी एस फेज़ के अंदर, इंटरफेज का जो मरला था, दूसरा मरला, वहाँ पे हमने इसकी डुप्लीकेशन की थी। तो आगे कहते हैं जी कि ये वाले जो क्रोमोसोम है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर से ही जुड़े हों। अगला पॉइंट ये है, छोटे छोटे हम पॉइंट बना के ना इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला जो हमारा मतलब क्रोमोसोम है, ज़रूरी नहीं है कि ये दरमियान से ही जुड़ा हो ना, सेंटर से ही ये आपस में जुड़े हों। दो सिस्टर क्रोमाटिन क्या हों, दरमियान से ही मतलब आपस में जुड़े हों, ये कोई बात ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ऊपर से भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें ना, ठीक है जी, मतलब ये यहाँ से भी जुड़ा हो सकता है, फर्स्ट वन ऊपर से, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से ये जुड़ा हो ऐसे करके। नहीं बात समझ में आई? हाँ जी, तो ये कोई बात ज़रूरी नहीं है कि इसे सेंटर से ही मतलब आपस में दो मतलब सिस्टर क्रोमाटिन आपस में जुड़े हों, जो क्रोमोसोम जो हमारा है वो दरमियान से ही जुड़ा हो, नहीं, ऐसे कोई बात ज़रूरी नहीं है। ये जो हैं ये आगे पीछे भी इनकी अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन वो मकाम जहाँ पर ये आपस में जुड़ते हैं, वो मकाम, वो वाला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पर दो सिस्टर क्रोमाटिन आपस में जुड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं उसको। ये यहाँ पे लिख लें, इसकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है। ये कौन सा मकाम है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जहाँ पर दो सिस्टर क्रोमाटिन आपस में आगे क्या करते हैं, अटैच होते हैं, उसको, उसका नाम क्या है जी? जी, सेंट्रोमियर, मेयर होते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो अगर सेंट्रोमेयर की पेपर में डेफिनेशन है तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई? कहता है द प्लेस वेयर टू सिस्टर क्रोमाटिन आर अटैच्ड, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। जी बेटा समझ नहीं आ रही है आपको ये? ठीक है, समझ आइए बात की, ये वाला जो सेंट्रोमेयर हमने डेफिनेशन पढ़ी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाती है। ठीक है, 2 नंबर के लिए। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जरा इधर देखें। कहता है कि सेंट्रोमेयर, द प्लेस वेयर टू सिस्टर क्रोमाटिन आर अटैच, वो वाली जगह जहाँ पर दो सिस्टर क्रोमाटिन आपस में आगे जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, उसे सेंट्रोमेयर का नाम दिया जाता है। देखें यहाँ पर जो दो सिस्टर क्रोमाटिन आगे जुड़े थे ना, ये देखें ज़रा, अब हम दोबारा देखते हैं इसको एक बार, जहाँ पर आगे जुड़ रहे हैं। ठीक है जी, अब देखें इसके आसपास ना, ये वाला जो अराउंड द सेंट्रोमेयर, ठीक है, ये प्रोटीन का एक मतलब सतह जो ये वाली बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। किसके अराउंड? सेंट्रोमेयर के, सेंट्रोमेयर नहीं कहना, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के अराउंड, इर्द गिर्द किसकी मतलब बनी हुई है ये वाली सतह? प्रोटीन की सतह बनी हुई है। तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? स्पेसिफिक प्रोटीन, खास स्पेशल प्रोटीन है ये। कौन सी प्रोटीन है? स्पेशल प्रोटीन है। तो स्पेशल प्रोटीन का हम एक नाम रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जी काइनेटोकोर कहते हैं। क्या है इसका नाम जी? तो ये जो स्पेशल प्रोटीन है, द स्पेशल प्रोटीन इज कॉल्ड स्पेशल प्रोटीन इज कॉल्ड काइनेटोकोर। जी, क्या नाम है इसका? हाँ जी, काइनेटोकोर इसे कहते हैं। किसको कहते हैं काइनेटोकोर? कि ये वाला जो सेंट्रोमेयर था, इसके अराउंड जो प्रोटीन की बनी हुई एक सतह है जी, वो जो प्रोटीन है वो स्पेशल प्रोटीन है, उसका नाम हम क्या रखते हैं? काइनेटोकोर रखते हैं। स्पेशल प्रोटीन इज कॉल्ड काइनेटोकोर कहते हैं उसे। ठीक है जी, आगे अगला पॉइंट ये है कि ये वाली जो प्रोटीन है ना, ये फिर क्या बनाती है? स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देती है। क्या बनाती है? स्पिंडल। इसके साथ क्या अटैच होते हैं? सॉरी, स्पिंडल फाइबर। इसकी, इस प्रोटीन के साथ क्या अटैच होते हैं? स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। इस प्रोटीन के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है जी, अगली टर्म का नाम आ गया है। किसका नाम आ गया है? काइनेटोकोर के बाद अगली टर्म कौन सी है? स्पिंडल फाइबर। क्या नाम है उसका? जी, स्पिंडल फाइबर। तो दोबारा देखें ज़रा, ये न्यूक्लियस है हमारा, मतलब सेल का। सेल के न्यूक्लियस के करीब करीब ना सेंट्रियोल्स भी होते हैं कि नहीं होते? जी,
आपने पढ़े हुए हैं, ये बातें पढ़ी हुई हैं ना, ये देख लें, ये फ़र्ज कर लेंगे ये सेंट्रियोल है, न्यूक्लियस के आसपास है, करीब करीब है ये, ठीक है जी। अब जो सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट होके क्या बनाएगा, क्या बना देगा जी, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए, बो सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है ना ये डुप्लीकेट होके क्या बना देगा, दो सेंट्रियोल बना देगा, क्या बना देगा, दो सेंट्रियोल बना देगा ना, ठीक है। तो उसको दोनों को हम क्या कहेंगे, कंबाइन करें तो सेंट्रोसोम का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं भाई, सेंट्रोसोम उनको कहा जाता है। दो सेंट्रियोल मिलके क्या बनाते हैं जी, सेंट्रोसोम। और ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ जो है ना मूव करना शुरू कर देते हैं, किधर को जी। तो ये दो सेंट्रियोल क्या करना शुरू कर देते हैं, सेल के कुतबैन में, आपकी बुक में लिखा होगा सेल के कुतबैन में क्या करना शुरू कर देते हैं, मुखालिफ कुतबैन में मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में यूँ लिख सकते हैं कि बोथ सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। बोथ सेंट्रियोल, एक ये वाला इधर रख लें, पहले ये यहाँ पे था, अब कहाँ पे चला गया है, मूव करके यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि बोथ सेंट्रियोल मूव टूवर्ड द opposite pole of the cell। सेल के मुखालिफ कुतबैन में क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। तो बो सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड सेंट्रोसोम, ये भी आप लिख सकते हैं कि बो सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल को अगर कंबाइन करें तो क्या नाम देंगे जी, बो सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड जी सेंट्रोसोम। तो ये बात आपने याद रखनी है, सेंट्रोसोम की डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है। यहाँ से इस टॉपिक के अंदर से ना शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के भी बन जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला फेज जो है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगले स्टेप के अंदर देखते हैं जी कि ये वाला जो हमारा सेंट्रियोल है ये हमारी किस काम, मतलब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये वाला जो है सेंट्रियोल जो है इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका, ठीक है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका क्या है जी जी, ये क्या काम करता है, हमारी किस काम में मदद करता है, माइटोसिस में हमारी क्या मदद कर सकता है ये। तो हम ये मतलब बात पढ़ते हैं कि सेंट्रियोल हेल्प टू मेक द स्पेशल मेक द स्पिंडल फाइबर। तो क्या बनाता है ये, स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करता है। स्पिंडल फाइबर आपने पढ़ा है ना कि प्रोटीन जो है वो क्या बनाना, प्रोटीन के साथ क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर। अभी लास्ट टाइम जो हमने पॉइंट डिस्कस किया वो क्या था कि प्रोटीन के साथ वो जो सेंट्रोमेयर के साथ जो एक सतह थी प्रोटीन की, स्पेशल प्रोटीन जिसे हम कहते थे, उसका नाम हमने क्या रखा था, काइनेटोकोर। तो वो जो प्रोटीन है उसके साथ क्या अटैच हुए होते हैं, हाँ जी, स्पिंडल फाइबर बने होते हैं। अब वो जो स्पिंडल फाइबर है वो किसने बनाने में हमारी मदद करनी है, सेंट्रियोल्स ने। किसने मदद करनी है जी, सेंट्रियोल्स हेल्प टू मेक द जी स्पिंडल फाइबर। ये कहाँ पे होते हैं, मैंने अभी बताया कि ये देखें ना, ये हमारा जो क्या था, दो सिस्टर क्रोमाटन है, जिस पॉइंट पर ये जुड़ते हैं इसको सेंट्रोमेयर, उसके इर्द गिर्द वाला ये वाला जो सतह है, ये जो गलाफ है, ये प्रोटीन का बना हुआ है, इसके साथ जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, इसके साथ इस तरह करके ना जुड़े होते हैं, क्या जुड़े होते हैं, स्पिंडल फाइबर। ठीक हो गया जी, क्लियर है पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो आगे कहता है जी कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल की तकसीम के दौरान सेंट्रियोल हमारी मदद करता है, किस काम के लिए, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। तो इसको टब्यूलन प्रोटीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, टब्यूलन प्रोटीन भी कहते हैं। कहता है जी कि सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल को स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल भी कहा जाता है। सेंट्रियोल का एक और नाम भी है, क्या इसे कह सकते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। क्यों कहते हैं इसे माइटोटिक स्पिंडल, मतलब स्पिंडल फाइबर को, सॉरी सेंट्रियोल को माइटोटिक स्पिंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसलिए इसे माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं क्योंकि ये माइटोसिस के फेज के अंदर हमारी मदद करता है कि नहीं करता। किस काम के लिए मदद करता है सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए सेंट्रियोल हमारी मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है जी।
और सेंट्रियोल का नाम हम माइटोटिक स्पिंडल भी कह सकते हैं। माइटोटिक स्पिंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइटोसिस के फेज़ के अंदर हमारी हेल्प करता है। इसको माइटोटिक अपरेटस भी कहा जाता है। क्या नाम इसका रखे? एक और नाम भी है इसका, माइटोटिक, ठीक है। एक और नाम, दो नाम हमने इसके डिस्कस किए हैं और ये भी आपको बताया कि क्यों किए हैं। देखिए एक और पॉइंट है, कहता है कि प्लांट सेल के अंदर तो मतलब जो है ना वो सेंट्रियोल जो है वो हायर प्लांट के अंदर नहीं होता। तो होता है? नहीं होता। प्लांट सेल जो हैं उनके अंदर क्या नहीं होता? सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होता। तो वहाँ पर फिर ये कैसे मतलब जो है तैयार होती है, ये वाला स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं फिर? है ना क्वेश्चन? तो ये बात अब हम पढ़ने लगे हैं। कहता है कि जी प्लांट सेल जो हैं उनके अंदर सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। तो होता ये है कि ये मैं इधर बनाता हूँ, ये तो दूसरा सेल था ना बनाया, तो प्लांट का सेल एक बना लेते हैं यहाँ पे। ये लें, किसका सेल बना लिया है? जी। आपने ये बात पढ़ी थी कि प्लांट के सेल के साइड पे न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता? और ये दरमियान में क्या होता है? जी। ये लार्ज वैक्यूल्स की वजह से ही ये आप क्या होता है, साइड पे धकेला हुआ होता है, पुश किया होता है। सबसे पहले तो ये काम किया जाएगा, फ़र्क देख लें प्लांट सेल में और दूसरे सेल के अंदर जो है वो। हाँ जी, फ़र्क क्या है? स्पिंडल फाइबर मतलब कैसे बनेंगे ना। तो एक तो ये है कि इसका न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में होता है, इसका साइड पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ दरमियान में क्या है, लार्ज वैक्यूल है, ठीक है। तो इसकी वजह से साइड पे धकेला होता है इसे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको, ये वाला जो हमारा न्यूक्लियस है इसको क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। शाबाश, इसे सेंटर में लेके आना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि न्यूक्लियस को किधर लेके जाना है? सेंटर में लेके आना है। तो दूसरा काम क्या करना है हमने, दोबारा ये देखें ना, सेंटर में लेके आना है। और दूसरा ये देखें, ये भी एक हम बना लेते हैं। ये क्या है, एक सेल है पौधे का, ठीक है। इसके दरमियान में आ गया जी ये वाला न्यूक्लियस हमारा, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या पड़ा था? वो क्या पड़ा था जी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर इसे न्यूक्लियर इन्वेल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इन्वेल्प भी कह सकते हैं जी। अब देखें कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है, इसके ऊपर आके ट्यूबुलेंट प्रोटीन इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। वहां पर कहाँ गई थी ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो थी? बोलो। इसके ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो है इसकी वाल के ऊपर आके, इसके इन्वेल्प के ऊपर आके क्या होना शुरू हो जाएगी? इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। जब ट्यूबुलेंट प्रोटीन जहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और स्पिंडल फाइबर क्या क्या होते जाएंगे? बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? स्पिंडल फाइबर। ट्यूबुलेंट प्रोटीन इसकी न्यूक्लियर इन्वेल्प के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं जी, आखिरी पॉइंट है कि न्यूक्लियर इन्वेल्प भी जो है वो डिसअपीयर हो जाती है एंड पे, ठीक है। और क्या होता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है। ये देखिए ना, न्यूक्लियोलस है। और ये वाला जो हमारा, अगर हम यहाँ से इसे ख़त्म कर देते हैं, ये वाला जो है न्यूक्लियर इन्वेल्प भी ख़त्म हो गई। और क्या ख़त्म हो गया? न्यूक्लियोलस भी ख़त्म हो गया। और ये वाले जो हमारे होते हैं ना, क्रोमाटिन मटेरियल जो होता है, ये क्या हो चुका होता है? कंडेंस हो चुका होता है। कंडेंस होने के बाद ये कैसा बन चुका होता है? ऐसे बन चुका, इकट्ठे होके ऐसे क्रोमोसोम बन गए होते हैं। क्या बन गए होते हैं जी। और फिर ये वाला जो हमारा क्या था, सेंट्रियोल था, ये क्या करता है? इनको स्पिंडल फाइबर बनते हैं इसके साथ, ये देखें। और फिर ये इसकी अटैचमेंट हो जाती है ऐसे ऐसे। आपकी बुक पे दिखाया गया होगा, ज़रा अच्छा करके देखा है आपने कि नहीं जी। तो ये इस तरह फिर इसकी अटैचमेंट होती है। क्रोमोसोम किसके साथ जुड़ जाते हैं? फिर स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो था, अब कंडेंस होकर क्या बन गए हैं? क्रोमोसोम बन चुके हैं। तो ये था हमारा फेज़ माइटोसिस का, काइनेटोकोर का पहला फेज़, जिसे हम प्रोफेज़ कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे।